अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 बेस करता है नंबर पैटर्न्स के टॉपिक पे। इस चैप्टर में सिर्फ एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5A, जो बेस करती है जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, और उसके बाद हम आगे इसी चीज़ को फर्दर कंटिन्यू करेंगे नंबर पैटर्न बनाने के लिए। रियल लाइफ कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको सॉल्व करने के लिए। जब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए सीक्वेंस क्या होता है, फिर हम उसकी जनरल टर्म बनाएंगे और फिर हम देखेंगे कि नंबर पैटर्न के लिहाज से वो चीज़ कैसे रिलेट करती है। अब सीक्वेंस कोई भी ऐसा एक तरतीब वाइज कोई चीज़ लिखी हुई हो तो उसको आप सीक्वेंस कहते हैं। जैसे आपने नंबर ऑफ मतलब इवन नंबर्स जो आपने देखे होंगे, इवन नंबर्स ये लिखे जाते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू सो। तो ये एक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस को हम अगर जनरल फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एन के मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखे हुए हैं। 2 एन की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 1 जार 2, एन की जगह 2 पुट करेंगे 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। तो 2n को आप ये कह सकते हैं कि ये इसकी जनरल टर्म है। जब आपके पास n की फॉर्म में आती है कोई चीज़ तो वो जनरल टर्म बन जाती है। मैथ्स में हमने ये बात देखी है फॉर्मूला बनाते हुए। तो जनरल टर्म वो होती है जो पूरे सीक्वेंस को एक्सप्लेन कर दे। जैसे 1 3 5 7, उसमें हम कॉमन डिफरेंस निकाल के फिर देखते हैं कि वो कैसे बनता है। तो ये जनरल बहुत जो बेसिक सीक्वेंस है जो आपने देखे हुए हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स, ये सब सीक्वेंसेस है। लेकिन अब अगर हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस आ जाए जिनके स्टार्टिंग, जिनका गैप, ये सब कुछ डिफरेंट है, अब उनके लिए हम कैसे डिस्कशन करेंगे। असल हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस अगर आए तो उनके लिए हम फार्मूला कैसे बना सकते हैं, वो हमने यहाँ पे सीखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई एक सीक्वेंस लिख लेते हैं कॉम्प्लिकेटेड, जो बुक में भी दिया हुआ है। उसी एग्जाम्पल को मैं भी लेके चलूंगा, फिर आपको डिफरेंट 3 मैथड्स बता देता हूँ कि किस तरह से हम जनरल टर्म बना सकते हैं, फार्मूला बना सकते हैं, TN जिसको हम कहते हैं। जनरल टर्म को हम TN के लिहाज से लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है वो T1 लिखी जाती है, सेकंड टर्म T2। में पूरी बात एक्सप्लेन करता हूँ एक सीक्वेंस को लिखने के साथ। ओके, अब हम एक सीक्वेंस देखते हैं, दैट इज 2 5 8 11 14 अप टू सो। अब ये कोई प्रॉपर एक सीक्वेंस नहीं है, 3 का टेबल भी नहीं है बिकॉज 3 1 जार 3 होता है, वो सेंस भी नहीं बनती। 3 का गैप तो नज़र आ रहा है हमें कि हर एक जो दो हमारे पास टर्म्स हैं उनके दरमियान अगर गैप निकाला तो वो 3 का गैप है। 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11। तो ये जो गैप होता है कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान, इन्हें हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ये कुछ टर्म्स आपको शुरू में बता रहा हूँ बिकॉज इन्हीं की बेस पे हम फार्मूला बनाएंगे जिसको हमने जनरल टर्म का नाम दें, इसको हमने कहना है TN। ये मैं आपको फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ कि फर्स्ट मेथड के थ्रू आप कैसे फार्मूला बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप कॉमन डिफरेंस निकाल लें किसी भी गिवन सीक्वेंस का। यहाँ पे लेट सपोज वो 3 है, 2 5 8 11 14, सब में कॉमन डिफरेंस जो है टर्म्स को आप देखते जाएं तो वो क्या चल रहा है, 3 चल रहा है। नेक्स्ट आपने जो चीज़ निकालनी है वो है T0। T0 किसे कहते हैं कि ये आपकी जो टर्म है ये पहली टर्म है। 2 जो है वो T1 है यानी फर्स्ट टर्म, T2 5 है सेकंड टर्म है, T8 यहाँ साइड पर लिख भी देता हूँ कि T1 आपकी फर्स्ट टर्म, T2 का मतलब होता है आपकी सेकंड टर्म, ये जो 2 लिखा होता है इसका मतलब है सेकंड टर्म। T3 का मतलब है थर्ड टर्म जो कि 8 है। T4 का मतलब है 11, और ऐसे ही अब टू सो ऑन आप चलते जाएं। तो हमने TN का फार्मूला बनाना है कि ये जो एंडिंग है इसकी, क्योंकि एक तो ये इनफाइनाइट सीरीज है, सीक्वेंस ऐसा है हमारे पास कि चलता जा रहा है, सो ये TN का फार्मूला बनाना चाहते हैं। असल में जो हमारा पर्पस है वो ये कि जनरल टर्म हम कहते हैं TN को, वो बनाना है हमने। तो T0 क्या होगा, T0 वो चीज़ होगी जो T1 से पहले की टर्म है जो हमें नहीं पता। और वो कैसे आ सकती है कि आप पहली टर्म में से जो लिखी हुई है उसमें से कॉमन डिफरेंस C.D लिख रहे हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, इसको माइनस कर दें। तो T0 इज इक्वल टू 2 माइनस कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे 3, 2 - 3 प्लस माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस का 3, T0 विल बी इक्वल टू -1। सो ये सबसे पहला मेथड है। ऑल्दो ये बुक में इस तरह से नहीं लिखा हुआ, ये बुक में थर्ड मेथड के तौर पे ग्राफिकली लिखा हुआ है। ग्राफिकली उसको बना के आपकी पूरी एक वो आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है, वहाँ से आप ये T0 निकालते हैं। लेकिन मैं जनरल को बता रहा हूँ सबसे आसान भी है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। एक दूसरा भी है, तो सारे आसान, जो आपको समझ आ जाए उसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप गिवन सीक्वेंस से कॉमन डिफरेंस निकालें, फिर T0 निकालें। T0 का मतलब जो पहली टर्म यहाँ पे होगी उसमें से इस कॉमन डिफरेंस को माइनस कर दें, ये T0 निकल आया। अब इसको लिखते हुए TN का फॉर्मूला क्या बनेगा मैं आपको जनरल फॉर्म में लिखवा देता हूँ कि अब अगर आपको ये कॉमन डिफरेंस और T0 आप निकाल चुके हैं तो TN किस चीज़ का नाम है,
जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। तो मतलब अब इसका फार्मूला बनाने जा रहे हैं। तो फार्मूला अगर मैंने क्या बताया, वो कॉमन डिफरेंस आप सबसे पहले निकालें, फिर टी नॉट निकालें। तो फार्मूला ये बनेगा कि कॉमन डिफरेंस जो आपने निकाला इसको n से मल्टीप्लाई करें और फिर इसमें जो टी नॉट की वैल्यू आपने लाई है उसको ऐड कर दें, तो आपके पास टी एन का फार्मूला बन जाएगा। अब अगर मैं वैल्यूज़ को ऐड करता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो टी एन क्या बनेगा, कॉमन डिफरेंस कितना था 3 मल्टीप्लाई बाय एन, तो 3n से मल्टीप्लाई होकर 3n हो जाएगा, प्लस टी नॉट की वैल्यू कितनी थी -1, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में इसको जब ओपन करेंगे तो टी एन का फॉर्मूला बनेगा 3n प्लस माइनस माइनस -1। ये आप कह सकते हैं कि गिवन जो आपको सीक्वेंस दिया गया था 2 5 8 11 14, ये उसकी जनरल टर्म है। याद रखें जो टी एन की फॉर्मूला लिखते हैं इसको हम जनरल टर्म भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ साथ, इसको जनरल टर्म भी कहेंगे। इसी को आप कुछ क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे, लिखा हुआ होगा फॉर्मूला, कि आप टी एन की फॉर्म में फॉर्मूला इन फॉर्म ऑफ एन, कि एन की फॉर्म में एक हमें फॉर्मूला बना के दिखाएं इस सीक्वेंस का। सो ये दोनों बातें आपको लिखी हुई मिल सकती हैं। अब इस बात का मतलब क्या है, ये टी एन हमें हेल्प कैसे करता है, या टी एन की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है। अब अगर जैसे आपको मैंने कहा कि T1 T2 T3 T4 ये सारी आपकी वो टर्म्स हैं जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म फाइंड की हैं, ये टी एन इतनी एक अच्छी चीज़ है, या इससे आप इस सीक्वेंस का जो फार्मूला बन जाता है, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3n-1। अब आप मुझे कहें कि सर मुझे फर्स्ट टर्म फाइंड करके बताएं, तो मैं फर्स्ट टर्म के लिए क्या करूँगा, n की जगह 1 पुट कर दूंगा, टी एन की जगह 1 आ जाएगा, 3 इंटू एन की जगह 1 आ जाएगा, -1, 3 1 3 -1 विच इज इक्वल टू 2। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपने जो फॉर्मूला बनाया है वो ठीक है, बिकॉज आपने फर्स्ट टर्म के लिए 1 पुट किया। क्या आपकी फर्स्ट टर्म 2 थी? बिल्कुल थी। अब चेक करते हैं कि हमारी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म यही आती है नहीं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो फिफ्थ टर्म के लिए हमें जस्ट क्या करना पड़ेगा, इसी फॉर्मूले के लिए हमें अब फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है इस फॉर्मूले से। तो टी एन की जगह 5 पुट कर लें, इज इक्वल टू 3 एन की जगह 5 -1, 3 5 15 -1 विच इज़ इक्वल टू 14। तो हम देख सकते हैं कि हमारी फिफ्थ टर्म जो इस फॉर्मूले के तहत आ रही है और जो हमें सीक्वेंस में दी गई थी वो बिल्कुल सेम है। दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। सो ये सबसे आसान सबसे बेसिक मैथड है। ऑल दो मैं फिर बात कर रहा हूँ कि इसको ग्राफिकली पहले बताया गया कि ग्राफिकली आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, उसमें से पॉइंट्स निकालें, ग्रेडियंट निकालें, जो अभी आपका यहाँ का टॉपिक नहीं है। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि आप यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको 2 से 3 डिफरेंट मैथड सिखा देता हूँ जिसके तहत आप एक सीक्वेंस का फॉर्मूला बना सकते हैं। वही चीज़ हम आगे अप्लाई करेंगे। सो ये पहला मेथड था, कॉमन डिफरेंस निकालना, कॉमन डिफरेंस के बाद टी नॉट की वैल्यू निकालना और इसको इस फॉर्मूले में पुट करना। ये वो तरीका है जिसके थ्रू आप फॉर्मूला फाइंड करेंगे कि टी एन का फॉर्मूला कैसे बनेगा, कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय एम एन। अब कॉमन डिफरेंस कुछ भी आ सकता है ना, किसी भी सीक्वेंस, किसी में 5 होगा, किसी में 7 होगा, उसको एन से मल्टीप्लाई करें, प्लस टी नॉट। टी नॉट क्या है, पहली वैल्यू जो इससे प्रीवियस आती है। उसका तरीका मैंने बता दिया कि पहली वैल्यू में से कॉमन डिफरेंस को माइनस करें, अगर वो नेगेटिव, ऑल दो मैक्सिमम टाइम वो नेगेटिव ही आती है, अगर नेगेटिव पॉजिटिव जो भी वैल्यू आती है आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास टी एन का फॉर्मूला बन जाएगा। ये पहला मेथड था। अब मैं इसी सीक्वेंस को अगेन लेके चलूंगा और आपको डिफरेंट एक मेथड सिखाता हूँ कि उससे आपके पास कैसे यही फार्मूला, अब इसको याद रखना है 3n-1 बना है ना, अब दोबारा भी हम बनाएगा तो 3n-1 नहीं बनेगा। अब सेकंड मेथड है ये। सेकंड मेथड ये कहता है कि आप जो गिवन सीक्वेंस दिया गया है, मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, दिस इज सेकंड मेथड। सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म सीक्वेंस के अंदर वो 2 है हमारी यहाँ पे। फिर हम देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या है, जो कि कॉमन डिफरेंस यहाँ कितना था 3, हम चेक कर चुके थे। अब अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं टी एन वाली बात पे कि आप टी एन का फॉर्मूला बना सकते हैं। फर्स्ट टर्म जो कि यहाँ पे 2 है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख भी देता हूँ, फॉर्मूले की पूरी सेंस बना देता हूँ आपके लिए, कि फर्स्ट टर्म प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस। किसी भी जनरल सीक्वेंस जो आपको सीक्वेंस दिया गया है उसकी जनरल टर्म बनाने का तरीका यह है कि आप फर्स्ट टर्म जो उसकी लिखी हुई है प्लस n-1, एक जनरल मतलब खुद से है कि n-1 फार्मूले में आएगा, जैसे वहाँ पे n आया था जो तरीका था लास्ट फार्मूला बनाने का, उसमें यहाँ पे क्या है कि n-1 मल्टीप्लाई कॉमन। अगर मैं स्पेसिफिक इस सीक्वेंस की बात करूँ तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2 थी, प्लस n-1 हम खुद से एक तरीका है बनाने का, मेथड के फॉर्म में वो लेके आए, मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 था, इसको सिंप्लीफाई करें नेक्स्ट स्टेप के अंदर, मैं यहीं पे कर रहा हूँ 2 प्लस ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले 3n से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बिकम 3n,
फिर ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 3। अब नेक्स्ट स्टेप में टी एन इज इक्वल टू ये 3n है, ये प्लस का 2 माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 जाएंगे 1 आएगा, माइनस का 1, तो उसको लिखते हुए मैं यूँ लिख रहा हूँ 3n माइनस 1। अब अगर आप फोकस करें तो इसी सीक्वेंस का जो आपने फार्मूला बनाया था प्रीवियस मेथड से वो भी टी एन इज इक्वल टू 3n माइनस 1 आया था, और अब जो आपने बनाया वो भी टी एन इज इक्वल टू 3n माइनस 1 आया। अब इस बात को दोबारा आप चेक कर सकते हैं, ऑल दो ये सीक्वेंस सेम है, चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको इसमें से फोर्थ टर्म चाहिए, पहले हमने फिफ्थ टर्म निकाली थी, अब मैं फोर्थ टर्म निकाल दिखाता हूँ कि क्या 11 आती है। क्या करेंगे, फोर्थ टर्म के लिए जोन सी टर्म चाहिए एन की जगह वो पुट कर दें। फोर्थ टर्म चाहिए ना, तो एन की जगह 4 पुट करें, टी ऑफ 4 3, एन की जगह 4 पुट करें, -1, 3 4 आर 12 -1, और 12 -1 कितना होता है 11, और यही हमारी टी ऑफ 4 है, यानी फोर्थ टर्म है हमारे सीक्वेंस की। तो दैट मीन्स ये मेथड भी बिल्कुल ठीक है, इससे आने वाला सीक्वेंस भी बिल्कुल ठीक है, और उस सीक्वेंस से हम सारी टर्म्स निकाल सकते हैं। अब एक और बात यही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये बेसिकली मैं आपको ये जो सिखा रहा हूँ एन की जगह 4 पुट करना, ये क्यों होता है। कुछ क्वेश्चंस में आपको कहा, जैसे यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 जस्ट 5 टर्म्स दी गई हैं, और ये सीक्वेंस तो अनलिमिटेड चलता जा रहा है। लेट्स सपोज हमें कहता है फाइंड 180th टर्म, कि अगर यही सीक्वेंस चल रहा था तो 180th टर्म क्या होती। अब ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है, आप कैसे लिख सकते हैं 14 के बाद अब 17 फिर 3 के गैप के साथ, तो ये तो आप घंटा लिखते रहेंगे तो आप जाके पहुंचेंगे 180th टर्म पे। तो ये जनरल सीक्वेंस जनरल टर्म करती क्या हमारे लिए, आसानी क्या करती है कि अगर हमें कहा जाए फाइंड 180th टर्म, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में आपको कहा भी हुआ है इस तरह से, हम n की जगह 180 पुट कर लेंगे, ये n लिखा हुआ है इसकी जगह 180 इज इक्वल टू 3 इंटू एन की जगह 180 माइनस 1। अब 180 3 कैलकुलेटर आपको अलाउड है, कैलकुलेटर यूज करें। 180 मल्टीप्लाई बाय 3, 540 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 539। सो अब आपको प्रॉपर वो सीक्वेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है जाने के लिए 180th टर्म तक। आपको ये जनरल जो टर्म है ये इतना आसान कर देती है आपके लिए बात को, कि आप इसी में जस्ट वो जो भी आपको टर्म चाहिए, चाहे वो 200 समथिंग है चाहे वो 500 समथिंग है, आप n की जगह उसकी वैल्यू पुट करें और उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये सेकंड मेथड था। अगैन इसको यहाँ से मैं रेस कर देता हूँ। एक थर्ड मेथड रह गया, वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसके थ्रू आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सेम यही सीक्वेंस लेके चलेंगे। ये थर्ड मेथड होगा आपका। थर्ड मेथड ये है कि आपको जो कॉमन डिफरेंस सबसे पहले निकालना है, आपने जो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे नजर आ रहा है आपको वो 3 है, इज इक्वल टू 3। जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है इसका एक न्यू सीक्वेंस बना लें। एक सीक्वेंस आपको दिया गया था, एक सीक्वेंस आप खुद से बना रहे हैं कॉमन डिफरेंस का। कॉमन डिफरेंस 3 था, तो न्यू सीक्वेंस जो बनेगा वो 3n का बनेगा, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 3। वो क्या होगा 3 6 9 12 15 18 अप टू 100। कॉमन डिफरेंस निकाला, उसका सीक्वेंस बनाया। अब यहां पे फोकस करना है, कंपेयर बोथ द सीक्वेंसेस, या कंपेयर फर्स्ट टर्म ऑफ बोथ द सीक्वेंसेस। ये सबसे आसान तरीका है, कंपेयर फर्स्ट टर्म्स ऑफ बोथ सीक्वेंसेस। अब आपने सीक्वेंस जो खुद से बनाया उसकी पहली टर्म 3 है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया था वहां आपकी पहली टर्म 2 थी। 3 2 कैसे बन सकता है, यहाँ जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं इसके अंदर कि हमने हमारे सीक्वेंस को क्वेश्चन के सीक्वेंस में चेंज करना है। तो ये न्यू सीक्वेंस 3n था ना, जो क्वेश्चन में सीक्वेंस है वो 2 है। 3 2 कैसे बन सकते हैं जब उनमें से -1 किया जाए। सो कंपेयर करने से इसको और इसको कंपेयर करने से हमें ये पता चला कि हमारा जो tn का फॉर्मूला बनेगा वो इस न्यू सीक्वेंस यानी 3n की फॉर्म में ही बन सकता है, यानी कॉमन डिफरेंस 3 3 चलेगा, लेकिन उसमें -1 करना पड़ेगा। ये एक जनरल मेथड है। अगर यहाँ पे होता 1 तो 3 1 कैसे बनता है -2 करके, तो हम 3n में से -2 कर देते। अब भी आपने देखा होगा कि अगेन सीक्वेंस वही आया है हमारे सामने, tn इज इक्वल टू 3n -1, जो कि प्रीवियस 2 मेथड से आ चुका था। अगेन वो मैं बता रहा हूँ ग्राफिकल मेथड के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, लेकिन वो अभी आपके लेवल पे मैं चाहता नहीं हूँ कि आप यहाँ पे उसमें कंफ्यूज हूँ, क्योंकि इसके इतने आसान मेथड्स और हैं कि उस तरफ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके 3 मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप फार्मूला बना सकते हैं। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस और टी नॉट वाला फॉर्मूला मतलब मेथड था, जिसमें आपने टी नॉट निकाला, कॉमन डिफरेंस निकाला, उसके थ्रू बना लिया। फिर एक सिंपल है कि आप फर्स्ट टर्म पे फोकस करें, फर्स्ट टर्म क्या है जो सेकंड मेथड है, और कॉमन डिफरेंस क्या है उसको लिखें। आपके फर्स्ट टर्म
प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस, कोई बड़ा आसान मेथड है, सिर्फ उसमें मल्टीप्लिकेशन का ख्याल करना कि कैसे प्लस माइनस होना है वो सारी बात। और लास्ट में तो ये है कि जो कॉमन डिफरेंस जो भी आ रहा होगा जिस भी सीक्वेंस में आगे जाके अप्लाई करेंगे हम इनको, कॉमन डिफरेंस जो भी आ रहा होगा उससे एक नया सीक्वेंस बनाएं। अब देखें कि आपके नए सीक्वेंस में और गिवन जो सीक्वेंस की पहली टर्म है इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, 3 2 कैसे बनेगा कि इसी में से -1, तो इस सीक्वेंस में से -1 कर दूं। अब मैं जो मर्जी इसमें वैल्यू पुट करूंगा, मैं पहले चेक करवा चुका हूँ आपको को मुझे मसला नहीं होगा। मुझे 5th टर्म चाहिए तो n की जगह 5 पुट कर दूंगा, 6th टर्म चाहिए तो n की जगह 6 पुट कर दूंगा। सो ये जनरल टर्म बनाने का एक मेथड है जो कि सीक्वेंस की फॉर्म में आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, आप उनको सॉल्व करने के लिए ये अप्लाई करेंगे। अब यही बात जो आपने यहाँ पढ़ी है इसको हम नंबर पैटर्न के लिहाज से भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डिफरेंट फिगर्स हमारे सामने आती हैं। लेट सपोज मैं कहता हूँ एक फर्स्ट हमारे पास ट्राइंगल है और फिर उसी ट्राइंगल को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट सपोज ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसी पे अगर आप आगे जाके 2 ट्राइंगल्स बना लेते हैं, एक ये ट्राइंगल, इसी पे आप एक और ट्राइंगल बनाएं। लेट सपोज मैं इसको ऑपोजिट बना के इसके साथ यहाँ पे ला के मैच कर देता हूँ इस फॉर्म में, ठीक है। अब ये अगर ऑब्वियसली इतना ज़्यादा मैचिंग तो नहीं है इसके अंदर, या अगर मैं इसको रेज करके दोबारा बनाऊं ताकि बिल्कुल वैसी ही ट्रायंगल बने जो इसके साथ मैच कर जाए, लाइन मैच कर जाए, वेरी मच एक्यूरेट। एक तरह से काफ़ी वो समझ आ रही है कि अब फर्स्ट ट्रायंगल में आपके पास 1 2 3 लाइंस थी, ठीक है। ये नंबर पैटर्न बनेगा अब यहाँ पे, ये 1 2 ये वाली लाइन दूसरे को ओवरलैप कर रही है, दैट मीन्स 3 4 5। अब आगे एक नई ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल्स मिली हुई होंगी, वहाँ पे कितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी। सो इस फॉर्म में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ऐसी शेप्स आ जाती हैं या कुछ इंटरसेक्शन की आप शेप्स देखेंगे, ये यहाँ पे एक दफ़ा ओवरलैपिंग है, नेक्स्ट आपके पास अगर 3 सर्कल्स आए तो 2 दफ़ा ओवरलैपिंग हो जाती है, फिर अगर आप नंबर ऑफ सर्कल्स को इंक्रीज करें तो आपके पास ओवरलैपिंग जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। तो इनका हमने नंबर पैटर्न देखना है कि ओवरलैपिंग कितनी दफ़ा है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन इन सब के लिए बेसिक मेथड क्या होगा, वही कि आपको जनरल टर्म निकालना आनी चाहिए कि पहली टर्म हमारे पास क्या है, पहली नंबर ऑफ लाइन्स 3 हैं, मतलब फर्स्ट आपके ट्राइंगल 1 है लेकिन नंबर ऑफ लाइन्स 3 हैं, फिर 2 ट्राइंगल्स हैं, नंबर ऑफ लाइन 5 होती जा रही हैं। तो उसी को उस फॉर्म में हम मोल्ड करेंगे वही टीएन का फॉर्मूला बनाने के लिए। जो आपको फर्स्ट 3 मेथड्स हैं वो अप्लाई करने अगर आ जाएं तो फिर आपके लिए आगे इनको सॉल्व करना ज़रा भी डिफिकल्ट नहीं रहता। मूव करते हैं एक्सरसाइज 5A की तरफ और देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे गए। एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अ फॉर्मूला फॉर द जनरल टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। डिफरेंट हमारे पास सीक्वेंस है, इन सब के लिए हमें जनरल टर्म का फॉर्मूला फाइंड करना है, Tn फाइंड करना है, सिंपल। तो सोल्यूशन ऑफ ए पार्ट सीक्वेंस दिया गया है 7 13 19 25 31 अप टू सो ऑन। सबसे पहले चेक करें गैप क्या है इसके अंदर। 7 और 13, 7 13 बनता है जब उसमें 6 ऐड किए जाएं, 13 और 19 में 6 का गैप है, 19 और 25 में 6 का गैप है। दैट मीन सोल्यूशन में आप लिख सकते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस जो है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन में तो कॉमन डिफरेंस कंप्लीट लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको C.D शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया करूँगा, 6। अब नेक्स्ट कोई मेथड अप्लाई कर लें जो आपको आसान लगता है। मैं फर्स्ट कर रहा हूँ जिसमें हमें T0 निकालना होता था। T0 कैसे आता है कि फर्स्ट टर्म जो आपकी होती है 7, उसमें से कॉमन डिफरेंस को माइनस कर लें, तो 7 - 6 क्या आ जाएगा, T0 इज इक्वल टू 1। अब Tn का फॉर्मूला कैसे बनता है, Tn इज इक्वल टू जो आपका कॉमन डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई करें, यानी C.D को n से मल्टीप्लाई कर दें, उसमें T0 को ऐड कर दें। सो हमारे पास सिंपल फॉर्म में जो Tn का फॉर्मूला आएगा, कॉमन डिफरेंस यहाँ हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई बाय n 6n प्लस T0 यहाँ पे 1 आया, और यही हमारे पास जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस का फॉर्मूला है कि Tn इज इक्वल टू 6n प्लस 1। अब इसमें से जो भी आपने टर्म निकालनी हो, n की जगह 3 पुट करें तो 19 आ जाएगा, क्योंकि 6 3 18 और प्लस 1 19। अब यहाँ से इसको रेस कर लेते हैं और सेकंड पार्ट देखते हैं कि इसमें आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, अगर आपको बेसिक मेथड पता है तो फिर आपके लिए सॉल्व करना इसको डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन बी पार्ट -4 -1 2 5 8 अप टू सो ऑन। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम। कॉमन डिफरेंस का मतलब कि इसमें गैप कितना चल रहा है, -4 -1 कैसे बन सकता है जब उसमें 3 को ऐड किया जाए, +3। -1 प्लस का 2 कैसे बनता है जब उसमें +3 किया जाए। बात समझ ना आ रही हो तो नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लें कि लेट सपोज यहाँ से नंबर लाइन पे -4 है, फिर -3 है, नंबर लाइन ऐसे ही होती है, -2 -1
फिर यहाँ 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है। तो -4 से कितने जंप के बाद आप -1 पे आ सकते हैं? 1 2 3, तो 3 का गैप हुआ ना। -1 से 2 पे कैसे आ सकते हैं? 3 के गैप के साथ। 2 से आगे 3 4 5, 3 के गैप के साथ आप 5 पे पहुंच जाएंगे। तो ये सारा कॉमन डिफरेंस निकालने के डिफरेंट मेथड्स हैं। तो कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। टी नॉट आपका क्या आता है? टी नॉट आता है कि आप जो फर्स्ट टर्म है -4, इसमें से माइनस करें किसको? कॉमन डिफरेंस को। सो -4 -3, अब -4 फर्स्ट टर्म थी और -3 आपका जो था कॉमन डिफरेंस था। फॉर्मूला ये ना टी नॉट का, मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। टी नॉट फर्स्ट टर्म में से कॉमन डिफरेंस को माइनस करने का नाम है। तो फर्स्ट टर्म -4 है और माइनस फार्मूले का और 3 कॉमन डिफरेंस है, लिहाजा टी नॉट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7, दैट इज माइनस का 7। अब टी एन का फॉर्मूला क्या बनेगा? टी एन इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय एन प्लस टी नॉट। अब अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी एन इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस है हमारा 3 का, 3 को एन से मल्टीप्लाई किया, प्लस आपका जो टी नॉट है वो -7, तो ब्रैकेट में लिख लिया था कि उसको आप प्लस माइनस माइनस कर सकें। तो टी एन इज इक्वल टू 3n प्लस माइनस -7, और यही आपका जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस है। अब अगर आप चाहें तो इसको मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि आप सेकंड मेथड, थर्ड मेथड जो भी लगाना चाहें वो लगा के अप्लाई कर सकते हैं। मैं किसी भी एक देखूंगा, कोई नेक्स्ट कोई भी पार्ट देख के उसमें आपको कोई और मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व करवा दो कि आपको प्रॉब्लम ना हो। मैंने इसीलिए आपको जो शुरू में समझाया वहाँ पे एक ही सीक्वेंस को लेके डिफरेंट टर्म्स को अप्लाई किया है, जो डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई किया, सबसे एक ही सीक्वेंस बनता है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस है 60 67 74 81 88। नज़र आ रहा है आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना है? 7। 67 प्लस 7 74, 74 प्लस 7 81। तो कॉमन डिफरेंस जो सबसे पहले निकालना होता है दैट इज इक्वल टू 7। अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड मेथड अप्लाई करूँगा। आपको मैंने सिखाया था कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? 60। अब टी एन का मेथड फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था कि टी एन के लिए आप फर्स्ट टर्म जो भी आपकी है प्लस n-1 फॉर्मूले का और इससे कॉमन डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर लें। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ टी एन, तो टी एन का फॉर्मूला बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, फर्स्ट टर्म आपकी 60 है प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस आपका 7 है। 7 को मल्टीप्लाई करें, 7 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा दिस विल बिकम 60 प्लस 7n से मल्टीप्लाई हुआ 7n माइनस 7 1 से मल्टीप्लाई हुआ 7। तो टी एन इज इक्वल टू 60 माइनस 7 कितना होता है? 53। तो 7n प्लस माइनस माइनस बड़ी टर्म का साइन रहता है, तो 7n प्लस 53। अब अगर आप चाहें तो जो मैंने ए और बी पार्ट में अप्लाई किया फर्स्ट मेथड वो अप्लाई करें। मैंने यहाँ से मेथड कर दिया तो आपका देखेंगे आपका आंसर सेम आएगा, उससे कोई डिफरेंस फॉर्मूले के ऊपर नहीं आता। तो ये था जनरल टर्म ऑफ सी पार्ट। अब देखते हैं डी पार्ट में हमसे कौन सा क्वेश्चन कहा गया है। 14 11 8 5 2 अप टू सोन। अब यहाँ कॉमन डिफरेंस तो 3 का है लेकिन प्लस के 3 का नहीं है, माइनस के 3 का है। यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है। सो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 14 से -3 करें तो 11 आता है। तो दैट मीन्स -3 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। 11 से -3 करें तो 8 आता है। अब नेक्स्ट स्टेप टी नॉट, वही फर्स्ट मेथड जो टी नॉट कैसे निकालते थे कि फर्स्ट टर्म में से कॉमन डिफरेंस को माइनस कर दें। अब अगर मैं यहाँ से फर्स्ट टर्म लिखूँ तो फर्स्ट टर्म है 14 माइनस कॉमन डिफरेंस खुद ही माइनस में है पहले, तो उसको ब्रैकेट में लिखूंगा ताकि अपनी आसानी के लिए। दिस इम्प्लॉयज के टी नॉट इज इक्वल टू 14 माइनस माइनस प्लस 3 कितना आ जाएगा? 17। अब फॉर्मूला क्या था लिखने का तरीका कि टी एन कैसे बन सकता है? अगर आपको टी नॉट पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, तो कॉमन डिफरेंस को मल्टीप्लाई बाय एन कर लें और उसमें टी नॉट को ऐड कर लें। सो इसमें अगर वैल्यू पुट करूं तो टी एन इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस यहाँ हमारा आया -3, इसको n से मल्टीप्लाई करूंगा -3n बन जाएगा, प्लस टी नॉट मेरा 17 है। सो -3n प्लस 17 ये जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस है, यही हमें चाहिए थी। अब सेकंड मेथड अप्लाई करें, थर्ड करें, इसलिए बार बार कह रहा हूँ करने को ताकि आपको ये बेसिक मेथड समझ आ चुके हैं अगर, तो फिर आप जितना भी इसको अप्लाई करेंगे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, फिर आप इसको बना सकते हैं और आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि किसी भी तरह से मेथड को चेंज करने से आपके जनरल टर्म पे कोई अफेक्ट नहीं आता, सेम ही फॉर्मूला बनता है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन दैट दी nth टर्म, इसको nth पढ़ते हैं n की पावर th, nth टर्म
टी एन ऑफ अ सीक्वेंस इज टी एन इज इक्वल टू 2n+5। यानी क्वेश्चन में अब आपको बनाना नहीं है बल्कि खुद आपको बना हुआ दिया जा रहा है कि टी एन जो है जनरल फॉर्म जो बनती है वो 2n+5 है। हमसे अब ये चाहता है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पार्ट में इसकी फिफ्थ टर्म फाइंड करके दिखाएं। फाइंड दी फिफ्थ टर्म। अब ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जब भी आपको कोई टर्म फाइंड करनी होगी तो आप क्या करेंगे, एन की जगह वो पुट कर लिया करेंगे। तो सोल्यूशन में आके क्या करेंगे, हम फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन अगर करें लेट सपोज, तो फॉर्मूला है टी एन इज इक्वल टू 2n+5। फॉर फिफ्थ टर्म एन की जगह 5 पुट कर लें, लिख भी लें बेशक, पुट n इज इक्वल टू 5 बिकॉज आप फिफ्थ टर्म फाइंड कर रहे हैं। टी ऑफ 5 बन जाएगा 2 इंटू एन की जगह 5 प्लस 5, 2 5 जार 10, 10 प्लस 5 15। तो जो भी सीक्वेंस था हमें पता नहीं है कि वो सीक्वेंस क्या था, लेकिन हमें ये पता चल गया कि उसकी जो फिफ्थ टर्म है वो क्या थी, 15। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। सेकंड पार्ट में देखते हैं आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है। फाइंड दी एथ टर्म। क्या करेंगे हम एथ टर्म के लिए, एन की जगह 8 पुट कर लेंगे। तो अगेन फॉर्मूला है टी एन इज इक्वल टू 2n+5, पुट n इज इक्वल टू 8, t of 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस 5, t of 8 इज इक्वल टू 2 8 ज़ा 16 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 21। ये आपकी एथ टर्म थी और यही आपको फाइंड करनी थी। नेक्स्ट, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द फिफ्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब जो आपने एट्थ और फिफ्थ टर्म निकाली है इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बता सकते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल किसे कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम को कहते हैं। तो एलसीएम फाइंड करना है किसका, एलसीएम ऑफ फिफ्थ टर्म क्या आई थी हमारे पास, अभी हमने सॉल्व की तो 15, और एट्थ टर्म क्या आई है हमारे पास 21। तो 15 और 21 का एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम ऑफ 15 एंड 21, मैं 15 21 इसे लिख लूँगा, आप फाइंड कर चुके हैं। तो वैसे तो उसने ये तो कहा है कि फिफ्थ टर्म और एथ टर्म का निकालें, तो वो इसी तरह यही आपका मतलब यही टर्म्स आती हैं, नंबर यही आते हैं। एलसीएम कैसे लिया जाता है, एलसीएम को आप 15 और 21 को यूँ लिखेंगे, इसकी डिवीजन स्टार्ट करेंगे, 3 5 ज़ार 15, 3 7 ज़ार 21, 5 1 ज़ार 5, 7 एज इट इज़, अगेन 7 7 1 ज़ार। हमें एलसीएम में 1 और 1 लाना होता है, जितनी भी हम इसको लॉन्ग टर्म लेके जाएं हमें ये लिखना है। लास्ट में तो ये साइड पे लिखे होते हैं इनको मल्टीप्लाई कर लें, 3 5 और 7, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 3 5 ज़ार 15, 15 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 105। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, आप उससे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। जस्ट आपको जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस दी गई थी, उसके अंदर से आपने वैल्यूज़ को निकालना था, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Question number 3, consider the sequence 3 6 9 12 15, write down the next two terms of the sequence। तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया कि आपके पास फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको जस्ट क्या लिखना है, नेक्स्ट टू टर्म्स। तो 3 6 9 12 15, 3 का टेबल चल रहा है, तो 15 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 18, और उसके बाद क्या आएगी 21। सो फर्स्ट पार्ट का तो सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल है कि आपने उसकी दो टर्म्स जो लिखनी थी नेक्स्ट वो लिख ली। सेकेंड पार्ट देखें, फाइंड इन टर्म्स ऑफ एन अ फार्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। कहता है जो आपको सीक्वेंस दिया गया है उसका फार्मूला बनाए, यानी हमने यहाँ पे टी एन का फार्मूला बना के दिखाना है। सोल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले आप कॉमन डिफरेंस निकाला करते हैं, कॉमन डिफरेंस विच इज इक्वल टू 3 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। टी नॉट का तरीका क्या है कि फर्स्ट टर्म में से कॉमन डिफरेंस को माइनस करें। फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस भी 3 है, तो 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा 0। यानी इससे प्रीवियस अगर जाएं तो नज़र भी आ रहा है कि 3 से पीछे -3 करें तो 0 आता है, तो टी नॉट आपका 0 आ गया। अब टी एन बनाने का फॉर्मूला क्या है आपका कि कॉमन डिफरेंस को एन से मल्टीप्लाई किया जाए और उसमें टी नॉट को ऐड कर लिया जाए। यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनेगा फिर टी एन इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस 3 था, इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n प्लस टी नॉट कितना है 0, तो 3n प्लस 0 करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, tn आपका 3n ही रहेगा, क्योंकि आपको बिल्कुल शुरू में क्वेश्चन को देख के ही आइडिया होता है कि ये 3 के मल्टीपल का फॉर्मूला 3n बनना चाहिए, लेकिन अगर उसमें मेथड अप्लाई भी करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा, उससे कोई चेंजेस नहीं आती। सही ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। अब आपसे क्या चीज़ पूछी गई है, हेंस फाइंड दी 105th टर्म। 105th टर्म मैंने आपको शुरू में सारी बातें बता दी थी कि कैसे आपको जनरल फार्मूला बनाना है। कभी फार्मूला बनाने के बाद आपको कहा जाएगा इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो अब फार्मूला हमने बना लिया, टी एन इज इक्वल टू 3n। फॉर 105th टर्म क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 105। जो टर्म चाहिए वो पुट कर लें, n की जगह 105 इधर भी आ जाएगा,
इधर 3 इंटू 105 कैलकुलेटर आपको अलाउड है। 105 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 3, 3 5 15, दैट विल बिकम 315। सो ये आपकी 105th टर्म है। आपको प्रॉपर वो लिखने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम इसको लिखने बैठ जाएंगे तो लिखते जाएंगे जाके हमारे पास 150 टाइम आएगी, नहीं। आपको फार्मूला समझ आ चुकी है, आपने TN बना लिया है, तो आप उसके थ्रू उसकी जो मर्जी वैल्यू आपको कही जाए वो आप निकाल के दिखा सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द सीक्वेंस 10 14 18 22 26, राइट डाउन द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन के सोल्यूशन में आके हमें सीक्वेंस देख लें कि हमारे पास 10 14 कितना गैप चल रहा है, 4 + 4, तो 4 का गैप है, कॉमन डिफरेंस इसमें 4 का। तो सोल्यूशन ऑफ या फर्स्ट जो उसका कॉमन डिफरेंस निकालने से पहले चलें आप ये है कि नेक्स्ट 2 टर्म्स लिख लें। सोल्यूशन ऑफ पार्ट 1 वो बहुत आसान है। 26 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 30, एंड नेक्स्ट टर्म उसके बाद क्या आएगी 30 के बाद, 34, क्योंकि 4 का डिफरेंस चल रहा था तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया। सेकंड, अब फार्मूला बनाना जैसे पहले बनाया था हमने, TN का फार्मूला बनाने के लिए हमें कहा जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। इसको मैं C.D लिख रहा हूँ। अब आपकी आसानी आपको समझ आ चुकी है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, 4। T0 निकाला करते हैं। T0 होता है कि पहली टर्म में से कॉमन डिफरेंस को माइनस कर लें, तो 10 - 4 करेंगे, T0 = 6 आ जाएगा। अब मैं सारी बातें बता चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ भी सेम रहे, आपको समझ आए और चीज़ें भी आपको क्लियर हो चुकी हैं। बाबा बता चुका हूँ कि T0 क्या होता है, फर्स्ट टर्म में से कॉमन डिफरेंस को माइनस करना। T0 6 आ गया, तो TN का फॉर्मूला क्या बनेगा, TN = कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय n प्लस T0। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या था हमारा 4, तो TN = 4 × n प्लस T0 कितना आया था 6, तो 4n + 6, और यही आपको फाइंड भी करना था। ये आपका सेकंड पार्ट का सोल्यूशन हो गया। थर्ड पार्ट, अब आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द 200th टर्म। अब वैसे अगर आपको जनरल टर्म सीक्वेंस बनाना ना आता तो फिर आप कैसे फाइंड करते, आप लिखते रहते 10 14 18। अब आपको बड़ा आसान है कि इसके सोल्यूशन में आके जस्ट पुट n = 200, यानी जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ 200 पुट कर लें। तो T of 200 = 4 × 200 + 6, 200 4s are 800, 800 + 6 = 806, और ये हमारी 200th टर्म है इस सीक्वेंस की। विदाउट एनी डिफिकल्टी हमने उसको फाइंड कर लिया जस्ट n की वैल्यू पुट करने से। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट 4 फिगर्स ऑफ अ सीक्वेंस आर एज शोन। जो फर्स्ट 4 फिगर्स बनती हैं आपको बना के दिखा दी गई हैं कि एक लाइन सेगमेंट है, उसमें एक पॉइंट अगर हम ड्रॉ करें तो वो 2 में डिवाइड हो जाती है। देखें ना, ये एक पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट है। अगर हम उसमें बीच में एक पॉइंट लगा दें तो क्या हो जाएगा, अब एक यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी पार्टीशन होगी और एक यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 2 पार्टीशन कर दी हमने। अब 2 लाइन सेगमेंट्स आ गई हैं हमारे पास। बिल्कुल इसी तरह अगर आप आगे देखें 2 डॉट्स लगाते हैं या 2 पॉइंट्स लगाते हैं, अब हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 लाइन सेगमेंट्स, और यहाँ से यहाँ तक 3 लाइन सेगमेंट्स हो गई हैं। यही उसने आगे लिखा भी है कि कंप्लीट करें टेबल को कि अगर एक पॉइंट था तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितनी बनती थी, 1 + 1 2। अगर 2 पॉइंट्स थे तो पॉइंट्स में एक और ऐड कर लें, 2 + 1 3। 3 पॉइंट्स होंगे तो 3 + 1 4। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 3 + 1 = 4। 4 लाइन्स होंगी तो 4 + 1 = 5। यहाँ चेक भी कर लें, यहाँ से यहाँ पे 1 2, यहाँ से यहाँ 3, ये 4 और 5, 5 सेगमेंट्स बनते हैं। 5 + 1 = 6 एंड 6 + 1 = 7। जितने आप पॉइंट्स लगाते जाएंगे उसमें एक बढ़ा दें तो आपकी नेक्स्ट जो आपकी लाइंस हैं वो आती जाएंगी। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट सॉल्व करने वाला है। हेंस राइट डाउन द नंबर ऑफ सेगमेंट्स देयर विल बी व्हेन 49 पॉइंट्स डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट्स। कि अगर हमारे पास 49 लाइन सेगमेंट्स होंगे तो फिर क्या होगा, तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे इसके, सेकंड पार्ट का सोल्यूशन कि नजर आ रहा है हमें कि जितने पॉइंट्स थे उसमें +1 कर लें। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि लेट नंबर ऑफ पॉइंट्स बी n। जस्ट एक तरीका बता रहा हूं, अदरवाइज तो आप 49 + 150 भी लिख सकते हैं, लेकिन पता होगा कैसे लिख रहे हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर n है तो सेगमेंट्स के लिए क्या समझ आई अभी हमें कि जितने पॉइंट्स होंगे उसमें +1 कर लें, ऐसा ही है। तो अगर हमारे पास इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में n = 49 है तो सेगमेंट्स कितने हो जाएंगे, n + 1 which is equal to 49 + 1 which is equal to 50। अब ये बात आपको प्रॉपर एक सीक्वेंस के थ्रू आप कह सकते हैं कि हमने प्रॉपर मेथड बना के उसके थ्रू हमने सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट, ये तो सॉल्व हो गया, 50 हमारे पास सेगमेंट्स आ जाएंगे। थर्ड पार्ट है
हाउ मैनी पॉइंट्स आर नीडेड टू डिवाइड अ गिवन लाइन सेगमेंट इनटू 101 सेगमेंट्स। कहता है अगर हमारे पास 101 सेगमेंट्स बन रहे हो तो पॉइंट्स कितने होंगे। तो इसका सोल्यूशन, गिवन दैट 101 segments are there, we know, अभी हमने बनाया कि सेगमेंट्स के लिए फॉर्मूला क्या है, n+1। तो अगर सेगमेंट्स आपके पास 101 है और फार्मूला उसका n+1 है, ये 1 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, 101 माइनस 1 इज इक्वल टू n, 100 इज इक्वल टू n, और n हमने इसको कहा था नंबर ऑफ पॉइंट्स, सो 100 पॉइंट्स आर देयर। तो कितने पॉइंट्स होंगे, 100 पॉइंट्स होंगे, तभी तो 101 सेगमेंट्स बनी है। सो ये हमें फाइंड करना था। डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़रा प्रॉपर एक प्रैक्टिकल वे है एन की फॉर्म में उसको लिखने का। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट 4 फिगर्स ऑफ अ सीक्वेंस आर एज शोन। फिगर 1 जिसमें एक सर्कल है, शुरू में बताया था मैंने, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फिगर 2, अब उसमें 2 सर्कल्स हैं, इंटरसेक्शन 1 बनती है उसमें। फिगर 3, 3 सर्कल्स लेकिन 2 इंटरसेक्शन। फिगर 4, 4 आपके पास सर्कल्स लेकिन इंटरसेक्शन 3। तो मतलब ये समझ आ रही है कि जितने नंबर ऑफ सर्कल्स होंगे उससे एक कम उनकी इंटरसेक्शन होगी, ऐसा ही है। अब हमने क्या करना है, ड्रॉ दी नेक्स्ट 2 फिगर्स ऑफ दिस सीक्वेंस। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि आप इसके 2 मजीद सीक्वेंस बना के दिखाएं। तो सोल्यूशन ऑफ पार्ट 1, हमने नेक्स्ट 2 बनाने हैं फिगर्स। तो 4 सर्कल्स थे, अब 5 सर्कल्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब कितने इंटरसेक्शंस हैं, 1 2 3 4। यहाँ इंटरसेक्शंस 3 थे, मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, 1 2 3 4, 4 इंटरसेक्शंस। और नेक्स्ट आपको जो दूसरी फिगर बनानी है, इसमें 1 2 3 4 5 सर्कल्स थे, अब 6 सर्कल्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कितनी इंटरसेक्शंस होंगी, 1 2 3 4 5। तो 5 इंटरसेक्शंस आर देयर। ये हमारे पास नेक्स्ट 2 हमने फिगर जो बनानी थी वो बना ली। कंप्लीट द टेबल। अब टेबल कंप्लीट करेंगे। फिगर नंबर 1 में एक सर्कल है और इंटरसेक्शन उसमें कोई भी नहीं है। 2 सर्कल्स तो 3 में से करेंगे तो 2, 4 में से 3, 5 सर्कल्स हों तो 4, 6 सर्कल्स हों तो 5, n सर्कल्स हों तो कितनी होंगी, n-1, क्योंकि जितने हमारे पास सर्कल्स हैं उसमें से एक कम कर रहे हैं तो हमारे पास इंटरसेक्शंस आ रही हैं। तो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको आप लिख सकते हैं। अब थर्ड पार्ट भी देख लें कि कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द सर्कल्स इन द फिगर हैव 28 इंटरसेक्शंस। इंटरसेक्शंस n-1 है और आपके जो फिगर्स हैं वो n से शो होती हैं। तो क्या लिखेंगे कि आपको क्या चीज दी जा रही है, इंटरसेक्शंस दी जा रही है, एज 28 इंटरसेक्शंस आर गिवन। आपको गिवन कहा गया है कि इंटरसेक्शंस कितनी है, 8 है। और ये कौन सा पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको मैं अगेन लिख देता हूं, ये हम थर्ड पार्ट सॉल्व कर। सो क्या फॉर्मूला बनाया आपने इंटरसेक्शंस के लिए, n-1। n-1 किसके इक्वल है, 28 के। ये 1 वहां जाके ऐड हो जाएगा, n इज इक्वल टू 28 प्लस 1, n इज इक्वल टू 29। सो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ n है, यही हमें फाइंड करनी थी कि वैल्यू ऑफ n क्या होगी, यानी कितने सर्कल्स होंगे। तो 29 सर्कल्स अगर हों, 29 फिगर्स हों, तो उसमें 28 जो हैं वो इंटरसेक्शंस बनेंगी, यही हमने चेक भी किया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Question number 7. The nth term of a sequence is given by 2n square plus 1. Write down the first 4 terms of this sequence. Solution में आए। फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है कि आपको फॉर्मूला खुद दिया जा रहा है कि टी एन का फॉर्मूला है 2n स्क्वेयर प्लस 1, यानी अब n पे स्क्वेयर भी है। आपने फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए मैं यहाँ एक वो कॉलम बना देता हूँ, यहाँ सेकेंड टर्म लिखेंगे, यहाँ आप थर्ड टर्म लिखें और फिर लास्ट में आप फोर्थ टर्म लिख लें। और कैसे लिखी जाएगी, n की जगह 1 2 पुट करके। तो फर्स्ट के लिए पुट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 पुट करें, t ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू n की जगह 1 उसका स्क्वेयर प्लस 1, क्योंकि n पे स्क्वेयर था ना। तो t ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, 1 का स्क्वेयर 1 होता है प्लस 1 सबसे पहले स्क्वेयर ओपन होता है, 2 1s आर 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है आपके पास फर्स्ट टर्म जो आएगी वो थर्ड आएगी। सेकेंड टर्म, अब यहाँ पे एक लाइन लगा रहा हूँ, बल्कि आप थोड़ी स्ट्रेट लाइन लगा लें और कलर ये चूज कर लें। ये फर्स्ट
यहाँ पे इस तरह सॉल्व इसलिए करवा रहा हूँ कि आप इसकी बेस पे नेक्स्ट जो पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। सेकंड n इज इक्वल टू 2 पुट करना पड़ेगा। t ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1, पहले स्क्वायर ओपन होता है, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, 2 4 जार 8 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9। तो सेकेंड टर्म जो t2 आई वो कितनी आई, 9। थर्ड टर्म के लिए पुट n इज इक्वल टू 3, t ऑफ 3 इज इक्वल टू 2, 3 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, 2 9s are 18 plus 1 which is equal to 19, that means third term इस सीक्वेंस की आती है 19। फोर्थ टर्म के लिए पुट n is equal to 4, t of 4 is equal to 2 into 4 का स्क्वायर प्लस 1 which is equal to 2, 16 2s are 32 plus 1 which is equal to 33, that is our fourth term। तो ये तो हमने पहली 4 टर्म्स निकाल ली, ये हमारा आंसर यहाँ पे ऐसे ही आप नहीं निकालनी है, ऐसे ही आप 4 टर्म्स निकाल सकते हैं, यूँ कॉलम बना के लिखें या वन बाय वन से लिख लें, उसके ऐसे ही आपने 4 टर्म्स निकालनी है। तो t1 आपकी 3 आई, t2 आपकी 9 आई, t3 19 और t4 33। लास्ट में आप बेशक मेंशन भी कर दें कि ये फर्स्ट 4 टर्म्स हैं हमारे पास, 3 9 और 19 और 33। अब हमसे नेक्स्ट बात क्या पूछी गई है, The first 4 terms of another sequence are 1 7 17 31। ये आपके पास एक और सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को उससे कंपेयर करते हुए अब पहली बात मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ कि हमारा जो अभी जो टर्म्स आई हैं वो 3 आई है, 9 आई है, 19 आई है और 33 आई है, ठीक है। अब इसको बाकी सबको मैं यहाँ से रेज कर रहा हूँ बिकॉज अब सेकेंड पार्ट जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं, इसका यहाँ से काम खत्म होगा। सोल्यूशन ऑफ बी पार्ट, यानी ए पार्ट में आपने ये आंसर लाया, फोर्थ जो सीक्वेंस था। कहता है एक और आपको सीक्वेंस दिया जा रहा है, वो है 1 7 17 और 31। अब इस सीक्वेंस को इससे कंपेयर करना है। अगर तो वो कहता है ना कि बगैर कंपेयर किए खुद अपना बनाएं तो हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालते, वो वाला सेंस उधर जाना ही नहीं है। हमने क्या करना है, इसका कंपेरिजन उसने खुद लिख दिया है, बाय कंपेयरिंग दिस सीक्वेंस विद सीक्वेंस इन ए, कि इस सीक्वेंस को ए के साथ कंपेयर करें और अब एन का एक फॉर्मूला लिख के बताएं। तो मुझे बताएं ये 3 है और ये यहाँ पहली टर्म 1 है, किस तरह ये बन सकता है, और यहाँ पे n है और यहाँ 9 है और यहाँ 7 है। यानी अगर आपका जो जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस था जो क्वेश्चन में गिवन था, सोल्यूशन में आप लिखेंगे जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस इन ए इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1, और यहां से यहां पे गैप नजर आ रहा है आपको 3 - 1, एंड द डिफरेंस बिटवीन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ए एंड बी इज 2। कि एक तो हमें पता है कि जो ए पार्ट था उसमें सीक्वेंस ये बनाया गया था जनरल फॉर्म, अब हमें नजर आ रहा है कि 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आता है, 9 में से 2 माइनस करें तो 7 आता है। कहता है इस चीज को अगर हम देखें तो हमारा जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या बनना चाहिए, हमारा जो अब बनना चाहिए बी पार्ट के लिए, वो जो सीक्वेंस ऊपर गिवन था 2n स्क्वायर प्लस 1, उसी में से 2 माइनस कर लेते हैं बिकॉज ये गैप चल रहा है हमारा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो tn इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, इसी तरह प्लस माइनस 2 में से 1 जाएंगे 1 आएगा, बड़ी टर्म का साइन आएगा 2n स्क्वायर माइनस 1। ये आपके पास जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस है। चेक करना चाहे चेक भी कर सकते हैं, इसकी जगह 1 पुट करें तो क्या फर्स्ट टर्म बनती है, बन जाएगी। मैं रफ वर्क में यहाँ साइड पे चेक भी कर रहा हूँ, रफ वर्क, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये सही बना है। लेट सपोज मैं कहता हूँ हम सेकंड टर्म चेक करना चाहते हैं, तो पुट n इज इक्वल टू 2, t ऑफ 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है माइनस 1, 2 4s are 8 - 1 विच इज इक्वल टू 2। तो क्या सेकंड टर्म आपकी 7 थी, बिल्कुल 7, दैट मीन हमारा फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए कंपेयरिंग वाला, तो आप जो ऊपर सीक्वेंस लिखा हुआ है उसी को लिखें, फिर देखें कि आपकी जो पहला सीक्वेंस था उसमें और अब की जो सीक्वेंस है उसके टर्म्स में गैप कितना है, 2 का है, 3 का है, कुछ ऐड करना पड़ रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट, तो जो चीज़ होगी वो आप यहाँ पे कर देंगे उस सीक्वेंस के साथ। तो वो उसी सीक्वेंस, मतलब आपने क्या किया कि प्रीवियस सीक्वेंस के अंदर से ही नया सीक्वेंस निकाला ना, तो हमने कंपैरिजन भी कंप्लीट कर दिया। ये था आपका सेकंड पार्ट जिसका आपने सीक्वेंस बनाया 2n स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, सोल्यूशन ऑफ बी का सेकंड पार्ट। हेंस फाइंड दी 388th टर्म, कि जो अभी आपने फार्मूला बनाया है
tn इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 1 बी पार्ट के लिए, उसमें से आप क्या फाइंड करके दें 388। तो क्या करेंगे, जो भी आपको वैल्यू फाइंड करनी हो उसको n की जगह पुट कर दें, दैट विल बिकम 388, 2 इंटू 388 का स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप, ये आपको कैलकुलेटर अलाउड है, 388, यहाँ तो स्क्वायर का ऑप्शन भी है, बता भी देता हूँ कि 388 ये लिखा हुआ है स्क्वायर, प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 150544 ब्रैकेट माइनस 1, मतलब इस टर्म को भी 2 से मल्टीप्लाई करना रहता है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 301088, 301088 माइनस 1। जैसे मैंने स्टेप्स किए हैं ऐसे ही आपने भी स्टेप करने, बिकॉज इन स्टेप्स के मार्क्स हैं। 301087, ये आपकी 388 टर्म है। कितना आसान हो गया, अदरवाइज अगर आपको ये टर्म निकालनी होती तो आप शायद की बात 4 घंटे भी रहते तो आपकी टर्म खत्म ना होती, तो तक आप वहां पहुंचते। सो ये 301087, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट 4 फिगर्स ऑफ अ सीक्वेंस आर एज शोन, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4। अब यहाँ नजर आ रहा है आपको एक बिगर ट्रायंगल है, उसके अंदर एक और ट्रायंगल बनाई गई है। अब हमने इसको देखना इस तरह से है कि अगर ये 1 2 3 4 ट्रायंगल्स बन जाती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रायंगल्स बन जाती हैं। लिखा भी हुआ नीचे उसने कि फर्स्ट में 4 ट्रायंगल्स हैं, सेकंड में 9 ट्रायंगल्स हैं, तो थर्ड में क्या हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 आपके पास आ जाएंगी। तो 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, तो 16 यहाँ पे आती हैं। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं आगे, खैर भी हमने पहले फर्स्ट पार्ट करना है कि ड्रॉ द नेक्स्ट 2 फिगर्स ऑफ दिस सीक्वेंस। अब नेक्स्ट 2 फिगर्स कैसे बनेंगी कि 16 के बाद फोर्थ में कितनी होनी चाहिए 16। देखिए हम कितना गैप आ रहा है, यहाँ से +5 का था, यहाँ से 7 का था, गैप जरा फोकस करना है आपने। यहाँ पे 4 में 5 ऐड किया, 9 में 7 ऐड किया, यानी 2 का गैप यहाँ भी चल रहा है। जो गैप खुद गैप है उसमें भी 2 का गैप है, तो 16 से अगला गैप 9 का होना चाहिए, 5 7 9। तो 16 प्लस 9 कितना होता है 25, काउंट भी कर लें ये 25 होंगी ये वाली। अब 25 से नेक्स्ट, ये इसलिए पहले बता रहा हूँ कि ये पता होगा तो आप ये बना सकते हैं। 9 प्लस अब कितना होना चाहिए 11, 25 प्लस 11 कितना होता है 36, यानी अब जो आपने फिगर बनानी है उसमें 36 ट्रायंगल्स होनी चाहिए। सो मैं स्टार्ट अगर करूं, लेट सपोज 1, यहाँ से इधर लेके आएंगे लाइन तो 2 ट्रायंगल्स हो जाएंगी। अगेन इधर लेके लाइन आएंगे, इधर मिलाएंगे तो 3 हो जाएंगी। ठीक है, मैं अगेन ड्रॉ कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्टी होती है ड्रॉ करते हुए। ये आपने फर्स्ट ट्रायंगल जब ड्रॉ कर ली ना, अब आप इधर से एक लाइन इधर लेके आए, इसको यहाँ मिलाएं, ये और ये 2 ट्रायंगल्स हो जाएंगी। सिमिलरली अब इस लाइन को नीचे ले आए, ये मिलाएं 3 ट्रायंगल्स। अगेन इधर जाएं, इधर आ जाए 4 ट्रायंगल्स, फिर इधर जाएं, इधर आए 5 ट्रायंगल्स, यहाँ से इधर मूव करेंगे 6 ट्रायंगल्स, फिर ऐसे जाएंगे 7 ट्रायंगल्स। अब इसकी बेस के ऊपर आप स्टार्ट कर दें, लेट सपोज मैं यहाँ से यहाँ और ये बना देता हूँ 8 ट्रायंगल्स। अगेन अब यहाँ से क्या बनेगा आपके पास 8 के बाद आप यहाँ से ये करके 9 ट्रायंगल्स, इसको मिलाएंगे 10 ट्रायंगल्स, यहाँ से ये 11 ट्रायंगल्स, 12 ट्रायंगल्स, यहाँ से ये 13 ट्रायंगल्स। तो ऐसे इसके ऊपर बेस बना के एक लाइन यहाँ से यहाँ, तो 1-2 लाइन्स ड्रॉ होंगी ट्रायंगल के लिए। नेक्स्ट ये यहाँ से ये इधर और ये यहाँ से, सॉरी इनफैक्ट यहाँ से आपको ये नीचे ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल बन जाएगी। अब इधर आएंगे, ये ट्रायंगल बनेगी, इसको ड्रॉ कर देंगे, ये ट्रायंगल है, ये करेंगे, ये ट्रायंगल है, ये करेंगे, ये। अब ये ट्रायंगल की एक बेस बनती जा रही है। तो ऐसे आपने फिगर्स को ड्रॉ करना है। फिगर को ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ, नंबर ऑफ पैटर्न यहाँ मैंने बता दिए कि कैसे आपके पास 36 और वो सारे बनते हैं। अब 36 और नेक्स्ट फिगर में अब ये गैप कितना होगा 11 प्लस अब 13 हो जाएगा। तो 36 प्लस 13 कितना होता है 36 और 13 होता है 49। तो जो नेक्स्ट फिगर आपके पास आएगी उसमें कितनी आपकी होनी चाहिए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 49। और इसमें इतना ज़्यादा आपको ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता होना कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स किस तरह इंक्रीज हो रही हैं। इस चीज़ ज़्यादा फोकस आपने करना है कि कैसे वो आपके पास, अब अगर यहाँ फोकस है कुछ भी करना है आपने कि ड्रॉ करने से ज़्यादा आपका ये फोकस रहे कि आपको ये चीज़ क्लियर हो। अब अगर आप फोकस करें तो ये तो गैप चले चलता आ रहा है, लेकिन असल चीज़ क्या है 4 जो कि किसका स्क्वायर था 2 का स्क्वायर था, 9 जो कि 3 का स्क्वायर था, 16 जो कि 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। ये नजर आया आपको पैटर्न अब कि 6 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर, वह कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो एक फिगर में स्क्वायर किसका था 2 का, 1 + 1।
सेकंड फिगर में किसका स्क्वायर था? 3 का। 2 + 1 3। तो n जो फिगर होगी उसमें किसका स्क्वायर होगा? n + 1 का स्क्वायर होगा। ये आपकी जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस बनती है। अगर आपको ये चीज क्लियर हो जाए तो फिगर्स के लिहाज से इतना कंफ्यूज नहीं होना। वो स्टूडेंट क्लास में ही पूछते थे कि सर ये ड्रॉ कैसे करनी है, तो मैंने इसलिए बेसिक तरीका बता दिया आपको कि कैसे आपने एक ट्रायंगल की बेस बनानी है, उसी ट्रायंगल पे आप आगे कंटिन्यू करते हुए उसको बना सकते हैं। सो ये और फिर ये, तो ये अगर आपको स्केच एक दफा माइंड में आ जाए फिर आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतना आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको बेसिक चीज है जो समझ आ जाए कि कैसे n+1 आया, बिकॉज पहली फिगर में 2 का स्क्वायर था यानी एक ऐड करके स्क्वायर था, सेकंड फिगर में एक ऐड करके स्क्वायर था, 6 के मतलब जो फिगर थी उसमें एक ऐड करके स्क्वायर था, 49 आपके पास ट्राइंगल्स थी। तो n जो फिगर होगी उसमें भी हमारे पास एक ऐड करके स्क्वायर होगा। तो ये आपके पास टेबल कंप्लीट हुआ। अब थर्ड पार्ट में देख लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द 20th फिगर। 20th फिगर की ट्राइंगल्स फाइंड करनी है हमने। सोल्यूशन फॉर्मूला बना चुके हैं हम टी एन का, दैट इज n+1 का होल स्क्वायर, यानी इतनी ट्राइंगल्स होंगी हमारे पास। पुट n इज इक्वल टू 20, तो t ऑफ 20 हो जाएगा, यानी यहां पे n की जगह 20, दैट इज इक्वल टू 20 + 1 का स्क्वायर, दैट इज 21 का स्क्वायर। कैलकुलेटर आपको अलाउड है। 21 का स्क्वायर विल गिव यू 441। अगर आप इन फिगर्स को कंटिन्यू करते जाएं और 20th फिगर पे पहुंचे तो आप देखेंगे आपके पास कितना है, 441 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आती हैं। ये था आपके पास थर्ड पार्ट। चेक करते हैं फोर्थ पार्ट में आपसे क्या चीज पूछी गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द फिगर हैज 121 स्मॉल ट्राइंगल्स। n की वैल्यू आप फाइंड करनी है, तो हमारे पास ट्राइंगल्स कितनी है? 121। फाइंड वैल्यू ऑफ n। Solution: if small triangles are 121, तो फिर हम लिख सकते हैं ना कि n+1 का जो होल स्क्वायर था वो किसको शो करता था? नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स को। वो कितनी है? 121, यानी गिवन दे दिया उसने हमें। अब यहां स्क्वायर है तो कैसे खत्म होता है स्क्वायर? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें n की वैल्यू चाहिए ना। तो n तो यहाँ पे अभी स्क्वायर के अंदर कहीं कंजस्टेड है, हमें उसको बाहर निकालना है। तो उसके लिए ये जो n+1 का होल स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, और यहाँ जो 121 लिखा हुआ है इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब आपको पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसिल। तो n+1 इज इक्वल टू, ये आपके पास स्क्वायर रूट अगर आप फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 121 का स्क्वायर रूट 11 आता है। और याद रखें स्क्वायर रूट जब भी ओपन होता है प्लस माइनस में आता है, +-11। अब आप पूछेंगे क्यों आता है? बिकॉज अगर आप +11 को +11 से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर 121 आता है, और अगर -11 को -11 से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर प्लस का 121, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो जब भी किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट कटेगा, जैसे ये नंबर की फॉर्म में, तो हमारे पास आंसर प्लस माइनस आएगा। यानी किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं और परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारे पास आंसर प्लस माइनस आएगा। ये बात हमेशा के लिए याद रखनी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वी विल इग्नोर नेगेटिव। पहली बात, हम इसको अगर सॉल्व करें तो आगे स्टेप्स ये बनते हैं कि इसको आप लिख सकते हैं n+1 इज इक्वल टू, एक दफ़ा +11, एक दफ़ा लिखेंगे n+1 इज इक्वल टू -11। लेकिन माइनस को आप इग्नोर करेंगे। कैसे करेंगे बताता हूँ। ये आप n+1 वहाँ चला गया, n इज इक्वल टू 11 - 1, n इज इक्वल टू 10। एक ये n का आंसर आया, और दूसरा आंसर यहाँ से n का आएगा, n ये +1 वहाँ जाके माइनस का, तो -11 माइनस, तो ये हो जाएगा -12। अब क्या ट्राइंगल्स नेगेटिव हो सकती थी? यानी अगर 121 स्मॉल ट्राइंगल्स बन रही हैं तो उसमें फिगर नंबर क्या है? नेगेटिव फिगर जाएंगी? नहीं, फिगर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी ना। यानी ये तो है ही नहीं कि जीरो से पीछे भी कुछ जा रहा हो फिगर्स की फॉर्म में। जैसे ये फिगर बनी हुई है, इससे पीछे क्या होगा कि कोई फिगर नहीं है, उससे पीछे क्या कोई नेगेटिव सेंस हो सकती है? नहीं हो सकती। सो हम इसको इग्नोर कर देंगे। वी विल इग्नोर n इज इक्वल टू -12, बिकॉज ये 0 से लेस है और ये हम वैल्यू नहीं लेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो n इज इक्वल टू 10 आएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ इसलिए क्लियर करूँ कि नेक्स्ट टाइम जब कभी सीखेंगे तो ये ना हो कि आपको ये हो कि कैसे स्क्वायर रूट के अंदर प्लस माइनस आ गया, ये पता होना चाहिए। वी विल इग्नोर, ये लिख भी सकते हैं लास्ट में पूरा सॉल्व करने के बाद, वी विल इग्नोर नेगेटिव वैल्यू
कि हम उसको इग्नोर कर देंगे बिकॉज कभी भी फिगर नेगेटिव नहीं हो सकती। सो n इज इक्वल टू 10, यही आपको फाइंड करना था और यही आपका आंसर भी है। काफ़ी डिटेल में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करवा दी है। इसमें काफ़ी डिफिकल्टी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे बार बार, इसलिए इसको मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग नंबर पैटर्न 4 1 4s are 10 2 5s are 10 18 3 से, तो ये देखें ये 1 2 3 4 ये पैटर्न चलता जा रहा है और यहाँ पे वही जो नंबर है उसमें 3 ऐड कर दें, यानी 1 में 3 ऐड करें 4, उसको मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा। 2 में 3 ऐड करें तो 2 + 3 5 और 2 5s are 10, तो ये एक पैटर्न बनता जा रहा है। आप कहते हैं यहाँ तक आप चल के आ सकते हैं, ये एक नंबर ऑफ पैटर्न है। कहते हैं इस पैटर्न में ये जो आपके पास लिखा हुआ है, राइट डाउन द 6th लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला तो बड़ा आसान क्वेश्चन है कि आप फर्स्ट पार्ट में 6th लाइन लिखनी है। तो 6th लाइन का मतलब क्या है, आपको 1 2 3 4 लाइन लिख के दी गई है। 5th लाइन में 5 आएगा और 5 + 3। 6th लाइन में क्या हो जाएगा कि आपके पास इसी को अगर मैं कंटिन्यू करूं तो 1 2 3 4 6 मल्टीप्लाई बाय 6 + 3 और ये इक्वल होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 + 3 9 और 6 9s are 54। इस तरह आप 54 लिख सकते हैं। अब सो ये आपके पास सीक्वेंस, जैसे ये देखें ना 1 × 4 2 × 5 3 × 6 4 × 7, तो 5 × 8 होता अगर यहाँ पे होता तो नेक्स्ट क्या है 6 × 9, यानी यहाँ पे भी आपके पास एक पैटर्न चल रहा है 4 5 6 7 8, यहाँ 1 2 3 4 5, तो 6 × 9 54, ये आपके पास 6 लाइन थी। ये आपका फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हो गया। सेकेंड पार्ट में यहाँ एक कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि क्योंकि अभी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो नहीं पढ़ी, ना आपने पढ़ी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कि आप उसको फैक्टराइज कर सकें। वो कहता है डिड्यूस द वैल्यू ऑफ के। डिड्यूस का मतलब होता है फाइंड करना, डिड्यूस द वैल्यू ऑफ के वैल्यू ऑफ के निकाल के दिखाएं हमें। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये लिखा हुआ है 208 इज इक्वल टू के इंटू के + 3। बेसिकली तो इसका सही होना चाहिए मेथड, वो ये होना चाहिए कि के से मल्टीप्लाई हुआ, ये के स्क्वायर बन गया, और के 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3k बन गया। अब ये 208 इधर आ जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू के स्क्वायर + 3k - 208, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है, आप उसके फैक्टर्स बनाते हैं, आपके पास के की वैल्यू आ जाती है, उसको आप लिखते हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो पॉजिटिव आएगी आप वो ले लेंगे, वो आपके पास आंसर होगा। लेकिन क्योंकि अभी आपने ये पढ़ा नहीं है, अभी आपके लेवल पे ये चीज़ अप्लाई नहीं हो सकती, तो फिर इसका मतलब है कि हम ये तो कर नहीं सकते, इस फॉर्म में तो हम जाना नहीं है हमने। अब हमने क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे 6 और 9 को 54 बनाया हमने खुद सोच के, अब ये सोचना है कि 208 ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं 208 के जिनको मल्टीप्लाई करें तो 208, जैसे आप अगर ये लिखा हुआ था 54 ना जो अभी मैंने बनाया है, जैसे ये इसको मैं समझा देता हूँ। 10 है, 10 के कितने फैक्टर्स हैं, 10 के फैक्टर्स लिखें फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं आपको इस सेंस में फिर ये बात समझाता हूँ कि फैक्टर्स ऑफ 10 अगर आप लिखते तो 10 के फैक्टर्स ये थे कि 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें 10 आता है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 आता है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 आता है, और 10 1s are 10 होता है। अब 4 फैक्टर्स थे, हमने स्पेसिफिकली वो फैक्टर चूज किया जिसमें गैप कितना था 3 का, यानी 2 + 3, बिकॉज बाकी समय भी यही सीक्वेंस, हमें भी वही सीक्वेंस कंटिन्यू करना था। एक यहाँ से आपको ये बात समझ आती है। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट 18 को देखें, 18 के फैक्टर्स लिखें, यहाँ थोड़ा ज़्यादा आपको बेहतर बात समझ आ जाएगी। तो फैक्टर्स ऑफ 18 कितने हो सकते हैं, 1 18s are, 2 9s are 18, 3 6s are 18, 6 3s are 18, 9 2s are 18, 18 1s are 18, ये सब 18 के फैक्टर्स हैं। इसमें से हम कुछ भी चूज कर सकते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू गिवन सीक्वेंस हमें कौन सा चूज करना है जिसमें गैप कितने का हो, 3 का। तो हमने कौन सा चूज किया, 6 आपके पास 3 और 6 का, बिकॉज यहाँ आपके पास गैप क्या चल रहा है 3 6s are 18। अब यहाँ स्टूडेंट पूछेंगे सर 6 और 9 क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि 6 × 9 क्या हो जाता 54, जो कि ये बनता ही नहीं है 18। हमें ये भी फोकस करना है कि वो चीज़ बने, 3 का गैप भी रहे और हमारे पास वो चीज़ नंबर ही बने जो हम बनाना चाह रहे हैं फैक्टर्स ऑफ 18 की फॉर्म में। अब हमारे पास नंबर है 208, यानी इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो 208 के फैक्टर्स कौन कौन से, 208 के फैक्टर्स आप डिफरेंट निकालेंगे, 1 है, उसके बाद 2 का टेबल जाता है, 3 का टेबल नहीं जाता, 4 का टेबल जाता है, इस तरह आप चलते जाएंगे। मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूँ, 208 के जो फैक्टर्स मल्टीप्लाई होके आपको आंसर देंगे वो 13 × 16 है। कैलकुलेटर पे चेक भी कर लें, फैक्टर्स आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑल दो ये क्वेश्चन यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था, मैंने क्लास में भी ये बात की थी, लेकिन यहाँ भी ये बात की है क्योंकि सॉल्व वो मेथड से होता है, तो इसको इस तरह से लिखना थोड़ा स्टूडेंट के लिए ऐसे एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। 208 इज इक्वल टू 13 × 16। अब ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिनमें गैप कितने का है 3 का, और यही हमें कहा भी गया था, यानी अगर मैं k को 13 बनाऊं
मल्टीप्लाई, तो 16 को मैं 13 प्लस 3 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि k की वैल्यू यहाँ 13 है, तो 13 यहाँ पे भी 13 यहाँ पे भी थी, और 13 प्लस 3 जो होता है 16, 16 3 ज़ा 208, ये तो 208 के फैक्टर्स के अंदर से हमें ये आंसर इसका मिल सकता है। दैट मीन्स इसको लिखा जा सकता है 208 इज इक्वल टू 13 इंटू 13 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 16, और 16 13 ज़ा 208 होता है, विच मीन्स दिस इम्प्लॉयज k इज इक्वल टू, अब क्योंकि हम k की जगह 13 पुट कर रहे हैं तो k की वैल्यू 13 आ गई, ये हमने रिड्यूस किया है, वैल्यू निकाली है इस तरह से फैक्टर्स की फॉर्म में। ये था क्वेश्चन नंबर 9। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग नंबर पैटर्न 1 प्लस 3 4 होता है, 4 ही 2 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है जो कि 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी एक ही बात को चार तरह से लिखा हुआ है कि 1 प्लस 3 4, 4 खुद 4 है जो कि 2 का स्क्वायर भी है, और 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर भी 4 ही बनता है। अब अगर ऑड नंबर को ऐड करें 1 3 और 5 तो क्या बनेगा 9, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, और ये किस तरह से 2 प्लस 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, यानी चार ऑड नंबर, पहले चार ऑड नंबर ऐड किए 16 आता है जो किसका स्क्वायर है 4 का, 3 प्लस 1। तो ये हमें रियल लाइफ में ऐसे पैटर्न्स देखने को मिलते हैं कि सेम चीज़ें डिफरेंट तरीके से सेम आंसर देती हैं। सो ये हमारे पास 4 लाइन्स लिखी हुई हैं, और हमें फिर कहा जा रहा है कि सोल्यूशन में, जैसे पहले कहा गया था कि इसकी 5th लाइन लिख के दिखाएं, तो 5th लाइन में क्या होगा, आपको जैसे 1 3 5 प्लस 7 प्लस 9 था, हम इसको ऐड करते हुए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 तक जाएंगे। ऐड करें कितना होता है, क्योंकि यहाँ पे 25 था, यानी 16 25 जो कि 5 का स्क्वायर है, तो ये 36 आएगा। आप ऐड कर भी सकते हैं, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 और 11 27, 27 प्लस 9 36। तो 36 किसका स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है, और 6 के स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं 5 प्लस 1 का स्क्वायर, बिल्कुल लिखा जाए। तो ये आपके पास 5th लाइन है, बड़े एक सिंपल सीक्वेंस के थ्रू आप इसको लिख सकते हैं। सो ये आपने लिख ली। अब सेकंड पार्ट में देखें आपसे क्या कहा जा रहा है, गिवन दैट, यानी अब ये जो लाइन लिखी हुई है इसमें b की वैल्यू अगर 169 है तो a c और d की वैल्यू फाइंड करें। फाइंड वैल्यूज ऑफ a c एंड d, इन तीनों की वैल्यूज फाइंड करें, और गिवन आपको क्या है b। सॉल्यूशन में आएंगे हम। अब 36 इधर भी इक्वल है, 36 ही इसके भी इक्वल है, और ये इसके भी इक्वल है, यानी चारों बातें आपस में इक्वल है। शुरू से हम एक बात देखते आ रहे थे, तो अगर b की वैल्यू 169 है और यहाँ b यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि c स्क्वायर भी बन सकता है, d भी बन सकता है, a भी बन सकता है, तो यहाँ भी अगर आप फोकस करें तो देखिए हम क्या लिखेंगे, एज b इज इक्वल टू c स्क्वायर, ये दो बातें आपस में इक्वल है ना, इक्वल का साइन है तो लिखा जा सकता है। b की वैल्यू है 169, c का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, टेकिंग, हमें c की वैल्यू चाहिए तो टेकिंग c के ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो 169 पे भी स्क्वायर रूट ले ले और c स्क्वायर पे भी स्क्वायर रूट ले ले, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। 169 का स्क्वायर रूट आप लेंगे, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, और यही इसका आंसर भी है, c की वैल्यू 13 प्लस माइनस 13, लेकिन हम नेगेटिव वैल्यू को अगेन इग्नोर करेंगे। सो ये आपके पास c की वैल्यू आ गई b से। अब मैं इसको यहाँ से रेस कर रहा हूँ, अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं साइड पे कि c की वैल्यू 13 आती है। नेक्स्ट, c स्क्वायर इज इक्वल टू d प्लस 1 का स्क्वायर, ये बात आपस में इक्वल है। एज मतलब यही सोल्यूशन कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, मैंने तो रेस किया बिकॉज स्पेस नहीं है, आप कंटिन्यू चलते जाएंगे। c स्क्वायर इज इक्वल टू डी प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर या 5 प्लस 1 का स्क्वायर, बात तो एक ही है। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर खत्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हमें डी की वैल्यू चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन b स्लैश एस का मतलब जो मैं लिखता हूं उसमें बोथ साइड्स है, d प्लस 1 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर कैंसल्ड, ऑपोजिट है, तो c इज इक्वल टू डी प्लस 1। कितनी c की वैल्यू निकाली हुई है आपने, हमें तो पता है c की वैल्यू 13 है, d प्लस 1, ये यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, बाद क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो 13 माइनस 1 इज इक्वल टू d, विच इम्प्लॉयज 12 इज इक्वल टू d। तो d की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, ये भी यहाँ पे अपने पास नोट डाउन कर लें। और मैं अगेन कह रहा हूँ ये सब चीज़ें आपस में इक्वल हैं, इसलिए इनको फाइंड करना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब अगर d की वैल्यू भी आ गई, c और b की तो ऑलरेडी हमारे पास थी, लास्ट में रह गई है a की वैल्यू। यहाँ जरा फोकस करना है, 9 ये जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है इसको ऐड करने से आता है, यानी c पे स्क्वायर है, लेकिन आप स्क्वायर को फिलहाल इग्नोर कर दें, c की वैल्यू और d की वैल्यू को ऐड करें, 5 प्लस 4 क्या बनता है 9, ये 4 प्लस 3 क्या बनता है 7, 3 प्लस 2 क्या बनता है 5,
2 + 1 क्या बनता है 3। तो सी और डी को अगर ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा ए की वैल्यू एज वी कैन सी फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस, कि हमने गिवन सीक्वेंस को देखा और गौर से देखा तो हमें ये समझ आई कि ए जो है, जो यहाँ पे टर्म लिखी हुई है, ये बेसिकली सी और डी के ऐड करने से आ रही है प्रीवियस टर्म्स में। तो अगर यहाँ 5 + 4 9 हो रहा है, 4 तो यहाँ भी तो होगा ना कि सी + डी ए आएगा। तो ए इज इक्वल टू, सी की वैल्यू थी 13, डी की वैल्यू थी 12, तो ए इज इक्वल टू 13 + 12 25। ये आपके पास एक नंबर सीक्वेंस है जिसको आप लिख सकते हैं। अब वो प्रॉपर लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे ये 11 + 13 + 15, वो आपको 25 जाना पड़ेगा, वो बहुत लेंथी काम है। उसके बजाय आप अगर फोकस करेंगे तो आपको क्वेश्चन थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, a restaurant has only small square tables that can be joined end to end to form a large long table। कहता है छोटे छोटे टेबल थे उनके पास स्क्वायर की फॉर्म में, अगर उनके पास अदर पर्सन आ जाएंगे तो वो उन्हीं को साथ मिला के, तो जितने भी आपके पास लोग आए उनको बिठा के एक बड़ा टेबल बना लेंगे, उस पर उनको पर्सन को ईच साइड पे बिठा के आप कंप्लीट कर सकते हैं। स्टडी द डायग्राम बिलो एंड कंप्लीट द टेबल्स 1 2 दैट फॉलो। कि आप डायग्राम को स्टडी करें और फिर जो टेबल बने हुए उन्हें आपने कंप्लीट करना है। अब नंबर ऑफ टेबल्स यानी नंबर ऑफ पीपल 4 हैं, तो टेबल फाइंड करना है आपने। 4 लोग अगर बैठे हुए हैं तो एक टेबल यूज कर रहे हैं। तरीका क्या होगा, 4 - 2 बिकॉज ऑपोजिट साइड यूज हो रही है, डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 1। अगेन 6 - 2 ऑपोजिट साइड पे बैठते हैं, डिवाइडेड बाय 2 = 2। 8 लोग अगर बैठे हुए हैं तो अगेन क्या होगा, 8 - 2 डिवाइडेड बाय 2, 8 - 2 6, 6/2 कितना आता है 3 नंबर ऑफ टेबल्स। देख भी लें 1 2 3 लगे हुए हैं। और अगर 10 पर्सन्स बैठे हुए हैं तो ऑपोजिट साइड पे बैठते हैं, 10 - 2/2 दैट विल बिकम 10 - 2 8, 8 2 से डिवाइड होगा तो 4। देख भी लें कितने टेबल्स लगे हुए हैं 4। कंटिन्यू करते जाएं, 12 - 2/2 दिस विल गिव यू 12 - 2 10, 10/2 5। अब नेक्स्ट 14 - 2 ऑपोजिट साइड पे बैठेंगे, डिवाइडेड बाय 2, 14 - 2 12, 12/2 6, तो 6 नंबर। तो नंबर ऑफ टेबल कैसे इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। अब नंबर ऑफ टेबल्स और नंबर ऑफ पीपल के लिहाज से एक टेबल पे कितने लोग हैं 4, कैसे 2 बैठते हैं और ऑपोजिट साइड 2 × 1 यानी एक टेबल था प्लस 2 = 4। 2 × 2 टेबल्स हैं तो ऑपोजिट साइड पे बैठे हुए लोग 2 2s are 4 प्लस 2 6। 3 आपके पास हैं तो 3 × यानी 2 × टेबल 3 हो गए प्लस 2, 2 3s are 6, 6 + 2 8। तो देख भी लें कि इस जगह पे कितने लोग बैठे हुए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। नेक्स्ट स्टेप में 2 × अब नंबर ऑफ टेबल्स 4 हैं, 4 + 2, 2 4s are 8 + 2 10। 2 × नंबर ऑफ टेबल 5, 2 + 5 10, 10 + 2 12। और वही चीज यानी यहाँ जो नंबर ऑफ पीपल थे वो यहाँ पे आपने टेबल की फॉर्म से उसको खुद कैलकुलेट करना है। और 6 के लिए क्या हो जाएगा, 2 × 6 + 2 विच इज इक्वल टू 6 are 12, 12 + 2 14। और यहाँ देख भी लें 14 के लिए नंबर ऑफ टेबल 6 थे और नंबर ऑफ टेबल अगर 6 तो पर्सन कितने होंगे 40। तो इस तरह से आप बात को देखें या इस तरह देखें, दोनों से एक ही बात समझ आती है, इसमें कोई इतने खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको सीक्वेंस समझना जरूरी था। बी पार्ट का सोल्यूशन हमने जो है वो सॉल्व करना है, लिख के उसको यहाँ साइड पे लिख लेते हैं। हाउ मेनी टेबल्स विल बी नीडेड टू सीट 20 पीपल। बताएं कितने टेबल्स चाहिए होंगे अगर 20 लोगों ने बैठना है। तो नंबर ऑफ टेबल का फॉर्मूला क्या है कि जितने लोग बैठे हुए हैं उसको यहाँ से माइनस कर ले। तो मतलब अगर उसको मैं लिखूं तो ये सोल्यूशन में आके लिख सकता हूं, नंबर ऑफ पीपल अगर आपको गिवन दिए जाएं तो नंबर ऑफ टेबल, आपको नंबर ऑफ पीपल 20 हैं, तो नंबर ऑफ टेबल के लिए जो हमने फॉर्मूला इधर फिगर से देखा वो ये है कि जितने पीपल हैं उनको 2 से माइनस कर दें, दैट इज n - 2/2। यही हमने देखा। अब अगर यहाँ पे हमारे पास n 20 है तो पुट n = 20। मैंने आपको बताया जहां भी क्वेश्चन ऐसा आएगा आप उसको n की फॉर्म में लिखें, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो नंबर ऑफ टेबल्स इज इक्वल टू, जिसका फॉर्मूला था n - 2 दैट इज 20 - 2/2, 20 - 2 18/2 विच इज इक्वल टू 9। और यही आपका आंसर है कि 9 टेबल्स हों तो हम उन पर 20 लोगों को बिठा सकते हैं, यही आपने फाइंड करना था। 30 पीपल भी है, सेकंड पार्ट भी है इसका। ये सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट का था, मैं यहीं पे साथ मेंशन कर देता हूं कि बी का सेकंड पार्ट यानी अब नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए 30। फॉर्मूला सेम रहेगा, एन की जगह क्या पुट करना पड़ेगा हमें 30, बाकी सब कुछ सेम है। पुट n = 30, यहाँ 30 - 2/2, 30 - 2 दैट इज
28/2, कटिंग करें 28/2 की, 2 1s are 2 1s are 2 2 4s are 14 नंबर ऑफ टेबल्स आपके पास हों अगर, तो आप 30 पीपल्स को वहां पे बिठा सकते हैं। सी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सी पार्ट में क्या करना है, एक मिनट तक, वो आपका ये 6 मेरा दिल है कि जो टेबल आपने फिल किया है वो रेज ना हो। ओके, सी पार्ट के भी दो सोल्यूशन है। सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। हाउ मेनी पीपल कैन बी सीटेड इफ देयर आर 22 टेबल्स। अब हमारे पास नंबर ऑफ टेबल्स गिवन है, जिसको हम n कहेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ टेबल्स 22 है। तो नंबर ऑफ पीपल के लिए अभी आपने ये टेबल जो बनाया है उसमें क्या लिखा था कि 2 × n यानी नंबर ऑफ टेबल्स आना चाहिए। +2 ये फार्मूला था, 2 × n +2, 2 × n नंबर ऑफ टेबल हम ब्रैकेट में लिखते जा रहे थे। तो अब अगर हमें नंबर ऑफ पीपल फाइंड करने हैं तो n की जगह 22 पुट कर लें, तो नंबर ऑफ पीपल आपके पास हो जाएंगे, कितने लोग बैठे हुए हैं, 2 × n की जगह 22 +2, 22 2s are मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बिकम 44 एंड 44 +2 कितना होता है 46। तो अगर आपके पास 22 टेबल्स हैं तो आप 46 लोगों को बिठा सकते हैं। अब नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है, मैं यहाँ से रेस कर लेता हूँ। n की वैल्यू चेंज, यहाँ ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज होगा और आपका पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। मतलब सेकंड पार्ट है, सोल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट। नंबर ऑफ टेबल्स हमने 36 कर दिए। अब बताएं क्या होगा, n की जगह हम 36 पुट करेंगे, 2 × 36, 36 2s are 72, कैलकुलेटर आपको अलाउड है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 36 2s are 72 +2 दिस इज इक्वल टू 74। अगर आपके पास 36 टेबल्स हों तो आप 74 लोगों को वहां बिठा सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। Question number 12. The diagram shows the line segment AB on which 18 points P1, P2 up to P18 are marked. ये बिल्कुल आपने ऐसा क्वेश्चन पहले किया भी है, तो बस चेंज लाएगा उसमें कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है AB, उसमें हमने 18 पॉइंट्स लगाए हुए हैं। अब आपको डायग्राम को स्टडी करके टेबल को कंप्लीट करना है कि पहले अगर आपके पास A और B हों, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द लाइन सेगमेंट इंक्लूडिंग AB, ये बहुत जरूरी है यहाँ पे आपको पढ़ना है कि उसने लिखा हुआ है इंक्लूडिंग AB पॉइंट्स अगर इंक्लूड करें तो बताएं पॉसिबल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट क्या बनती है, फॉर्मूला बनाएंगे हम उसका। अब अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं A और B को ऐड करके, बीच में कोई पॉइंट नहीं है फर्स्ट फिगर में, तो फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ पॉसिबल लाइन सेगमेंट्स 2 × 2 - 1/2, यानी 2 पॉइंट्स थे मल्टीप्लाई बाय 2 - 1/2, एक आपके पास लाइन सेगमेंट बनती है। अगर 2 पॉइंट्स हों तो वो मिलके एक लाइन बनाते हैं। नेक्स्ट 3 पॉइंट्स हो गए, एक A हुआ, एक P1 और एक B हुआ, ऐसा ही है 3 पॉइंट्स 1 2 3, तो 3 × 3 - 1/2 जो कि आपके पास 3 आ जाता है सॉल्व होके। अब नेक्स्ट अगर 4 पॉइंट्स हो तो क्या लिखेंगे, 4 × 4 - 1/2, इसको सॉल्व करें। 4 × 4 - 1 3 होता है, 3 4s are 12, 12/2 कितना आ जाएगा 6। तो 6 नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। कैसे, A से P1 एक ये लाइन है, फिर A से P2 ये लाइन है, P1 से P2 ये है, A से B है, B से P2 है, B से P1 है। तो ये सारी लाइंस अगर आप इसको देखेंगे तो 6 लाइंस नजर आएंगी आपको बनती हुई डिफरेंट पैटर्न्स के साथ। 5 होगा तो 5 × 5 - 1/2 जो कि सॉल्व होके आता है 5 × 4, 5 4s are 20, 20/2 10। नेक्स्ट 6 × 6 - 1/2, 6 × 5 हो जाएगा, 6 - 1 6 5s are 30, 30/2 15 नंबर ऑफ लाइंस आती हैं। 7 × 7 - 1, सॉरी यहाँ मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया, 7 - 1/2, तो ये लिखेंगे तो 7 × 6, क्योंकि 7 - 1 6 6 7s are 42, 42/2 21, तो 21 नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स यहाँ बनती हैं। तो यहाँ पे उसने ये जो स्टार बनाया हुआ था यहाँ 3 के ऊपर, ये कहता है कि 3 लाइन सेगमेंट्स जो बनेंगी उनका नाम ये होगा कि A P1, P1 और B, और A से B भी तो बनती है ना ये भी, तो इसी तरह आप इनमें भी निकाल सकते हैं, यानी 6 के ऊपर स्टैरिक करके आप, अगर वो लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन वैसे आपको पता हो कि इसका मतलब क्या है। सो ये आपके पास टेबल आपने कंप्लीट किया। सेकंड पार्ट ये कहता है इसमें व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लाइन सेगमेंट्स इन फिगर 1। अगर आप फिगर 1 को देखें तो यहां कितने पॉइंट्स थे और कितनी नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स बननी चाहिए थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में आएंगे, जनरल टर्म जो आपकी बनती है कि जितनी आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके -1/2 कर ले। तो जनरल टर्म ये नहीं बनेगी आपकी कि अगर आपके पास जो Tn है एक तरह से वो बन जाएगा n × n - 1/2, यही किया ना हमने।
जितने पॉइंट्स थे, पॉइंट्स को मल्टीप्लाई किया, पॉइंट्स में से एक कम करके उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। इसको जरा मैं दोबारा नीट करके लिख देता हूँ। दिस विल बिकम n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1/2, और यही तो अभी आप करते रहे। अब अगर यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि फर्स्ट फिगर में इन फिगर 1 कितने पॉइंट्स थे, इन फिगर 1 नंबर ऑफ पॉइंट्स जिनको आप n कहते हैं वो कितने, P1 P2 से लेके 18 तक, और A B को इंक्लूड करना है तो कितने, 18 तो पॉइंट्स हो गए, और A और B स्टार्टिंग और एंडिंग मिला के 20 पॉइंट्स बनते हैं। अब अगर हम इसको फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पॉसिबल लाइन सेगमेंट्स बनेंगी, नंबर ऑफ, या इसको मैं यहाँ थोड़ी स्पेस कम है तो यहाँ लिखता हूँ, नंबर ऑफ पॉसिबल लाइन सेगमेंट्स इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1/2, n की जगह 20 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 1/2, और 20 मल्टीप्लाई बाय 19 कितना होता है, 20 मल्टीप्लाई बाय 19/2, एक ही स्टेप में कर लेते, कैलकुलेटर आपको अलाउड है। ये 20 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 1 होता है 19, जो आंसर आया इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें, दैट विल बिकम 190। सो ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ कि 190 लाइन सेगमेंट्स बनेगी अगर आपका ये फिगर 1 को देखा जाए। अब आप सोचेंगे कैसे बनेगी, तो वही जैसे मैंने बताया था, A और P1 ये एक स्मॉल सी एक लाइन बन गई। अब A से P2 मिला लें, A से P3 मिला लें, ये सारी मिलाएं पहले, और फिर ऑपोजिट केस में B से स्टार्ट करें, B से P18, B से 17, B से फिर ये P1 P2 आपस में बनाएंगी तो 190 लाइन सेगमेंट्स इजीली बन जाती हैं अगर आपको ये सेंस समझ आ जाए। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज भी यहाँ कंप्लीट हो रही है आपके लिए। इतने ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में इंक्लूडेड हैं, काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किए हैं। जनरल फार्मूला एन की फॉर्म में, जिन क्वेश्चंस में, जैसे इस क्वेश्चन को देख लें, इससे प्रीवियस 2 क्वेश्चन थे जहां जनरल फार्मूले की बात नहीं हुई थी, मैंने वहां भी बना के आपको दिखाया कि जो आपको नजर आ रहा होता है सीक्वेंस, उसी को आप बस एक दफ़ा अगर पिन पॉइंट कर लें तो आप इजीली एन की फॉर्म में जा सकते हो। जब आप एन की फॉर्म में चले जाएं, यानी टी एन बना लें या जनरल फॉर्म बना लें, फिर आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, चाहे आप वो नंबर ऑफ टेबल्स फाइंड करने हो, नंबर ऑफ पीपल फाइंड करने हो। असल चीज़ ये है कि जो गिवन आपको सीक्वेंस है वहां से आप एन की फॉर्म में यानी जनरल टर्म बना सकते हैं या नहीं, वो बना लें तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं रहती। आई होप जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए, जितनी भी बातें बताई स्टार्ट से लेके एंड तक, सारी बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। स्टिल कोई बात मुश्किल लगे, कोई बात डिफिकल्ट हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।